प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या संरचना की। विश्व जनसंख्या संरचना। वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, मानव की सभी आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती है। चाहे वो किसी प्रकार के क्रियाकलाप करता है और उनका सीधा संबंध नेचर से होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव की सभी आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। अब जनसंख्या संरचना में किसको शामिल करते हैं? ये कहते हैं कि जनसंख्या संरचना क्या है। देखिए, जनसंख्या संरचना में सामान्यतः आयु वर्ग, जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यवसाय और जनसंख्या संगठन, ये सारी चीज़ें जनसंख्या संरचना में आती है। अब प्रश्न ये बन गया कि आयु वर्ग क्या है, यानी एज जो स्ट्रक्चर है, ये एज स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, आयु संरचना की मैं बात करूं तो देखिए, आयु संरचना के अनुसार ये कहते हैं एज स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। वो 3 श्रेणियां कैसे हैं? सबसे पहले, जैसे मान लो आज किसी बच्चे का जन्म हुआ, इसका मतलब न तो बच्चा 1 दिन का है, न 1 महीने का है, न वर्ष का है। इसका मतलब 0 वर्ष वाली कैटेगरी में आएगा। तो पहला जो कैटेगरी का आधार है, आयु वर्ग का जो आंकड़ा है, वो है 0 से 14 वर्ष। 0 से 14 वर्ष। और उसके बाद में 15 से 64 वर्ष। 0 से 14 और उसके बाद में 15 से 64, और उसके बाद में तीसरा जो बच गया वो है 64 वर्ष से ऊपर की कैटेगरी। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी आयु संरचना में आती है। 0 से 14 वर्ष, और ये अवस्था बाल्यावस्था होती है, और उसके बाद 15 से 64 युवा, और 64 के बाद वृद्धावस्था। ये अगर वर्गीकरण हमने किया और इस वर्गीकरण को हम देखते हैं तो सबसे पहले बात यह आती है कि इसमें कार्यशील जनसंख्या कौन सी है और आश्रित जनसंख्या कौन सी है। देखिए, 0 से 14 वर्ष आश्रित है, क्योंकि बच्चा डिपेंड करता है पेरेंट्स पर पूरा का पूरा, और उसके बाद में 64 वर्ष के बाद फिर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो आश्रित है। लेकिन 15 और 64 ये जो आयु का वर्ग है, ये कार्यशील जनसंख्या में आता है। तो ये जो जनसंख्या है
15 से 64, ये कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, कार्यशील जनसंख्या। और जिन देशों में कार्यशील जनसंख्या की अधिकता है, ये कहते हैं जिनका परसेंट ज़्यादा है कार्यशील जनसंख्या का, तो वो देश प्राय अग्रणीय है। अगर संपूर्ण विश्व को हम देखें तो संपूर्ण विश्व के हिसाब से 6.8% जो है ये कार्यशील जनसंख्या में आती है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी फिर अलग अलग आंकड़े जारी होते हैं। अगर महाद्वीपों की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में ये दो विशेष प्रकार के आंकड़े हैं कि अफ्रीका में युवाओं की संख्या ज़्यादा है और यूरोप में वर्दों की संख्या ज़्यादा है। अगर देशों के आंकड़े देखें तो जापान विश्व का एक ऐसा देश है जहां वर्दों की संख्या सर्वाधिक है। और परसेंट की मैं बात करूं तो यहां 18.27% जो लोग हैं वो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। ये विश्व में सर्वाधिक वर्दों वाला देश है जापान। अब उसके बाद में जनसंख्या का या आयु संरचना का असंतुलन भी देखने को मिलता है। और वह असंतुलन किस रूप में है? यानी असंतुलित जो आयु संरचना है वो किसी प्रदेश की व्यवस्था पर या ये कहते हैं उसके क्रियाकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यानी असंतुलित आयु संरचना अगर है किसी प्रदेश की तो उस प्रदेश का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो निश्चित रूप से प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है। इसके बाद में बात आती है लिंगानुपात की कि लिंगानुपात क्या है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं और विश्व का लिंगानुपात कितना है। देखिए, लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अगर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अगर संपूर्ण विश्व का लिंगानुपात देखें तो 1000 पुरुष हैं और 985 महिलाएं हैं। ये संपूर्ण विश्व का लिंगानुपात है। 1000 पुरुष हैं और 985 महिलाएं हैं। इसका मतलब महिलाओं की संख्या, महिलाओं का जो परसेंट है वो कम है। 1000 पुरुष के पीछे 15 महिलाएं कम हैं। अब महाद्वीपों की क्या कंडीशन है, कौन से महाद्वीप में लिंगानुपात अधिक है और कौन से महाद्वीप का लिंगानुपात अधिक है। देखिए, 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप को छोड़ दीजिए आप, अंटार्कटिका के जनशून्य हैं, वहाँ पर जनसंख्या है नहीं। अब बच गए 6 जो महाद्वीप हैं। तो 6 महाद्वीपों की मैं बात करूं तो
यूरोप जो महाद्वीप है और यूरोप विकसित महाद्वीप भी है, यूरोप महाद्वीप का जो लिंगानुपात है वो लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है और ये लिंगानुपात है कितना यूरोप का। देखिए यूरोप का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुष है और 1072 महिलाएं हैं। इसका मतलब यूरोप महाद्वीप दुनिया का ऐसा महाद्वीप है जहां पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक हैं और महिलाएं भी 1000 पुरुष पर 72 महिलाएं अधिक हैं। अगर कम या सबसे कम लिंगानुपात वाले महाद्वीप की बात करें तो उसमें नंबर आता है अफ्रीका का। देखिए अफ्रीका विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में जो लिंगानुपात बनता है वो है 1000 पुरुष है और 957 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात में प्रथम स्थान पे या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो महाद्वीप है वो यूरोप है और उसका लिंगानुपात 1072 और सबसे कम लिंगानुपात में आता है अफ्रीका जहाँ का लिंगानुपात है 957। इसके बाद में अगली बात इसमें आती है साक्षरता की, क्योंकि साक्षरता भी जनसंख्या संरचना का हिस्सा है। अब एक प्रश्न बनता है कि साक्षरता से आपका क्या अभिप्राय है, या हम साक्षर किसको कहें, या साक्षरता का क्या पैमाना है। साक्षरता, देखिए साक्षरता का मतलब है कि 0 से 7 वर्ष तक, 0 से 7 वर्ष तक, तो 0 से 7 वर्ष तक तो छूट दी गई है, लेकिन 7 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को किसी एक भाषा का अगर ज्ञान नहीं है, अंकीय ज्ञान नहीं है, इसका मतलब वो साक्षर नहीं है। और साक्षरता जो होता है वो जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन होता है। यानी साक्षरता जो है वो जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है। गुणात्मक पहलू का मतलब है यानी जनसंख्या किस रूप में है, लेकिन वो जनसंख्या कितनी साक्षर है। यानी अगर जनसंख्या साक्षर है तो इसका मतलब उस प्रदेश की जनसंख्या में क्वालिटी है। तो ये गुणात्मक पहलू का अध्ययन है। ये इसको ऐसे कहते हैं कि जनसंख्या के साक्षरता से उस क्षेत्र के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन होता है। और गुणात्मक पहलुओं के अध्ययन के साथ साथ ये सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक भी होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक विकास, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का सूचक भी है। ये आर्थिक विकास का सूचक होता है और इसी विकास के पैमाने के द्वारा हम उस प्रदेश की योजनाएं बना सकते हैं और उसके बारे में कुछ आगे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये गुणात्मक पहलू इसलिए कहलाता है। इसके बाद में अगर शारीरिक संरचना के हिसाब से ये कहते हैं जनसंख्या के शारीरिक जनसंख्या वृद्धि और व्यवसायिक संरचना, ये सारी की सारी बातें भी इसी जनसंख्या संरचना में शामिल होती हैं।
अब इस जनसंख्या संरचना के हम व्यावसायिक आंकड़े देखें तो व्यावसायिक जनसंख्या में जैसे अभी हमने बात की 15 से 64 और 0 से 14 और उसके बाद 64 से ऊपर विश्व के जो विकासशील देश हैं और विश्व के जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों में प्राय कार्यशील जनसंख्या जो है वो प्राय कम है और विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। और जिन देशों में इस अनुपात में विसंगति है या अनुपात प्रतिकूल है तो निश्चित रूप से उस देश की कार्यक्षमता पर सीधा असर देखने को मिलता है और वो देश विकास की दौड़ में पीछे रह जाता है। तो ये बातें थी जनसंख्या संरचना और जनसंख्या संरचना के साथ साथ साक्षरता और लिंगानुपात। अब प्रश्न कई बार ये पूछ लिया जाता है कि विश्व में लिंगानुपात की विषमता के 2 कारण दीजिए या भारत में लिंगानुपात कम होने के 2 कारण बताइए या लिंगानुपात एक सामाजिक बुराई है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।